अब हमारी जो बारी है वो है इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स हमारे साथ आपके फेवरेट जो फैकल्टी हैं, जो कि सुबह सुबह 9 बजे द हिंदू के साथ हाजिर हो जाते हैं आपके साथ, और फैकल्टी इकोनॉमिक्स के शानदार हैं। आइए उनसे जुड़ जाते हैं। अतुल जैन सर जो हैं वो इकोनॉमिक्स के सवाल लेंगे, और इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला सवाल आएगा वो सेट बी का पहला सवाल होगा। तो सेट बी का जो शुरुआत हो रही है वो दरअसल इकोनॉमिक्स से ही हो रही है। आइए अतुल जी के पास चलें। चलिए, तो इकोनॉमिक्स के इस बार क्वेश्चंस जो हैं वो 14 हैं। अगर हम ये माने कि कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के साथ थोड़े मिले जुले होते हैं, लेकिन तब भी इस बार इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो थोड़ा स्टैटिक इकोनॉमिक्स इस बार ज़्यादा आया है, यानी कि आमतौर पे वैसे इकोनॉमिक्स आपने देखा होगा, मैंने भी कई बार कहा है और हर साल हम देखते हैं कि जो करंट अफेयर्स पे बेस्ड इकोनॉमिक्स होता है वो ज़्यादा आता है। इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस साल जो इकोनॉमिक्स का स्टैटिक बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा आया है, और दूसरा इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत आसान है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल जो क्वेश्चंस आए थे उनकी तुलना में एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस है कि इस साल की इकोनॉमिक्स पिछले साल से आसान है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो एकदम परिभाषा है। जब हम आपको डेमोग्राफी पढ़ाते हैं, जनसंख्या के बारे में पढ़ाते हैं, जनसांख्यिकी पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसका एकदम सीधी सीधी परिभाषा है कि कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, जो बहुत चर्चा में रहती है, वो क्या है। तो भाई एक पहला ऑप्शन है, एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। दूसरा है किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में जन्मे बच्चों की संख्या। तीसरा है जन्म दर घटा मृत्यु दर। और चौथा है एक महिला की गर्भधारण आयु, यानी कि चाइल्ड बियरिंग एज के अंत तक उससे जन्मे बच्चों की औसत संख्या। तो ये तो एकदम सीधा सीधा परिभाषा पे आधारित सवाल है। अगर आप कुल प्रजनन दर की परिभाषा भी देखेंगे कहीं समरी में, तो आपको सीधी परिभाषा यही दिखेगी कि जो एक महिला की गर्भधारण की आयु मानी जाती है स्टैटिस्टिकली, सांख्यिकी के तौर पे, वो 15 साल से 49 साल मानी जाती है। तो औसतन एक महिला जो है वो 15 वर्ष से 49 वर्ष में कितने जीवित बच्चे पैदा करती है, इसको हम कुल प्रजनन दर कहते हैं। और आमतौर पे जो आप देखेंगे बहुत सारे सांख्यिकी में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन जो होता है कि कितनी हम प्रजनन दर अचीव कर लें कि हमारी जनसंख्या स्थिर हो जाए, जिसको हम करीब 2.1 के आसपास मानते हैं। और अभी ये आया भी इसलिए है क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि भारत में अब हम 2.1 पे आ गए हैं, यानी कि अगले कुछ वर्षों में हमारी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर एकदम सीधा सीधा डी है। बहुत ही सीधा सीधा परिभाषा पे आधारित सवाल है। ठीक है, पहला बहुत ही सिंपल है। चलिए, तो पहले सवाल का आपका जवाब हो गया डी। अब यहां से फिर से नोट कीजिएगा, इकोनॉमी चल रहा है, ध्यान रखिएगा, पॉलिटी में मत फंसे रहिएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। फुल स्क्रीन लेना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। हिंदी में सवाल लंबे चौड़े हो भी जाते हैं थोड़े। हाँ, हिंदी में लंबे हो जाते हैं क्योंकि अंग्रेजी में जिसको आप एनबीएफसी लिख सकते हैं, हिंदी में आपको उसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लिखना पड़ता है। तो हालांकि बोलते हम भी एनबीएफसी हैं, हमारे छात्र भी सब एनबीएफसी ही बोलते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है ये बताता है। देखिए इसमें क्या है, कई सारी चीजें दी हैं जो आपका अलग अलग आपके वित्तीय संस्थान है उनके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। अगर आपने YouTube पर भी मेरा जो वित्तीय बाजार वाला चैप्टर है वो फॉलो किया है तो बहुत ही सीधे सीधे हैं। भारत में जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं वो आरबीआई की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो, डरिए मत, कोई मैं अनोखी बात नहीं कर रहा हूं, जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, LAF जिसे मैं क्लास में बोलता हूं वही है। चल निधि समायोजन सुविधा विंडो और कुछ नहीं होती, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ही होती है, जिसको आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम रेपो और रिवर्स रेपो कहते हैं। अब आराम लग रहा होगा ना थोड़ा कि रेपो रिवर्स रेपो सुना सुना सा लग रहा है, चल निधि समायोजन सुविधा विंडो लग रहा है, पता नहीं क्या है। इसीलिए एक चीज मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि पेपर यूपीएससी के प्री का हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको चल निधि समायोजन सुविधा विंडो समझ में नहीं आया, कोई बुराई नहीं है कि आप दूसरे क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट अंग्रेजी में भी देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कहा क्या जा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो खैर, तो हमारी जो एनबीएफसी है, क्या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी उनको भी मिलती है? तो भाई सीधी सीधी बात है। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि कुछ एनबीएफसी को हमने राष्ट्रीय महत्व की एनबीएफसी डिक्लेयर कर दिया है कि अगर वो फेल हो गई तो अर्थव्यवस्था डूब सकती है। तो ऐसे में आरबीआई उन पे इतना नियंत्रण तो रखेगा ही रखेगा कि उनको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी देगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक
सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। ये एक फैक्चुअल चीज है, आरबीआई का एक पॉलिसी स्टेटमेंट आया था, उस पर आधारित था। तो बन सकते हैं, इसका उत्तर है कि बन सकते हैं। एक सीमा इसमें तय की गई है कि सरकार जितनी भी प्रतिभूतियां जारी करेगी, जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करेगी, उसका 6% तक वो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें चर्चा में ये इसलिए रहा क्योंकि भाई विदेशी निवेशक जो है वो ले रहे थे, और हम अब ये इस बात पे चर्चा हो रही थी कि आमतौर पे विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं वो इतनी सुरक्षित निवेश करना नहीं चाहते, तो भारत में क्यों कर रहे हैं। लेकिन तब भी उत्तर है कर सकते हैं, 6% तक की सीमा है, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, भारत में शेयर बाजार ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच प्रदान कर सकता है, बिल्कुल सही है। स्टॉक एक्सचेंज जो आपका है वो आपका प्रदान कर सकता है। इनफैक्ट 2013 में जो आपका एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसने एक अलग प्लेटफॉर्म प्रदान किया भी था। तो आपके न सिर्फ आपके ऋणों के लिए बल्कि आपके जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं उनके लिए भी अलग मंच प्रदान कर सकता है। तमाम तरह की चीज़ों के लिए अलग अलग मंच प्रदान करने का जो अधिकार होता है वो आपके स्टॉक एक्सचेंज के पास होता है, ये वो कर सकता है, ये आमतौर पर वो कर लेता है। तो तीनों कथन इसमें हमारे सही हैं, तो तीनों कथन के हिसाब से हमारा उत्तर इसमें हो गया सी। दूसरे क्वेश्चन में हमारा उत्तर सी है, में हमारा आंसर हो गया है सी, यानी कि 1, 2 और 3। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ठीक है, अगला सवाल है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर आपने, जिसको मैं बोलता हूं ना इकोनॉमिक लॉजिक, आपको भले ही आंसर ना पता हो, लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक लॉजिक समझ में आ गया, जिसको इकोनॉमिक थिंकिंग, मैं अपने P2Y बैचेस में पहली 1-1.5 क्लास में ये समझाता हूं कि इकोनॉमिक थिंकिंग क्या होती है। तो इकोनॉमिक थिंकिंग अगर आपको समझ में आ गए तो आप उससे भी इसको अंदाज लगा के भी कर सकते थे। भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। देखिए, सरकारी प्रतिभूति, इनको हम बोलते हैं गिल्ट एज्ड, जो है आपका इन्वेस्टमेंट होता है सबसे सुरक्षित, कि भाई आपने सरकार को पैसा दिया है, सरकार ने आपको सिक्योरिटी दी है, वो पैसा कभी नहीं डूबने वाला, सरकार तो पैसा वापस करेगी ही करेगी। मतलब हम जिम्बाब्वे में तो रहते नहीं कि सरकार वापस नहीं करेगी, हमारे यहां सरकार वापस कर देगी, हमको पता है। कॉरपोरेट बॉन्ड भी अपेक्षाकृत सेफ हैं, शेयर बाजार अनसेफ है, लेकिन कॉरपोरेट बॉन्ड मतलब आपने पैसा दिया है, उसके बदले में उन्होंने वचन दिया है कि वो पैसा वापस करेंगे, तो ये दो बहुत सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। तो अब देखिए, बीमा कंपनियां, पेंशन निधि और खुदरा निवेशक, ये तीनों वो चीजें हैं जिनपे सरकार चाहती है कि ये सुरक्षित जगह ही निवेश करें, असुरक्षित जगह निवेश ना करें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बीमा कंपनियों को सरकार नहीं चाहती वो फेल हो जाए, पेंशन निधि तो बिल्कुल भी नहीं चाहती वो फेल हो जाए, वरना लोग अपने बुढ़ापे में उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। और खुदरा निवेशक मतलब आपके और मेरे जैसे आम आदमी, हम लोग जो थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं कहीं कहीं पे अपनी तनख्वाह से बचाकर, तो हम तीनों को सरकार चाहती है हम सुरक्षित जगह पैसा लगाएं। तो इसमें तीनों को, कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करना भी अलाउड है और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना भी अलाउड है। एकदम कॉमन सेंस, अगर आपके पास इकोनॉमिक थिंकिंग है तो आप कर सकते थे। डी इसका सही उत्तर है, 1, 2 और 3 का फिर डी हो गया। और सेट बी में 1 से लेकर 5 तक तो लगातार इकोनॉमिक्स के ही सवाल हैं। तो चौथा सवाल, चौथे पे आते हैं। चौथा यार ये भी एकदम बेसिक है, इनमें से आप इन पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन कौन से वित्तीय लिखत यानी कि वित्तीय इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हालांकि अंतर ढूंढ कर ही बता सकते हैं कि एक बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दूसरा है मोटर वाहन और तीसरा है मुद्रा की अदला बदली। अदला बदली बहुत अच्छा शब्द नहीं है, करेंसी स्वैप की बात कर रहे हैं, हालांकि ये अनुवाद थोड़ा यूपीएससी का बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन ठीक है। तो वित्तीय लिखत क्या होता है, जिसकी अपनी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है। यानी कि जैसे मेरे हाथ में अगर ये कप है तो इस कप की वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये किसी चीज का बना हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू इसलिए है। वित्तीय लिखत का मतलब यह है कि वो एक कागज पे एक समझौता है, इसलिए उसकी एक वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो कागज पे लिखा हुआ समझौता है। मोटर वाहन की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि वो कागज पे लिखा समझौता है, वो खड़ा है, उसमें मतलब एक इंजन है, पहिए है, बॉडी है, उसकी मॉडल है, इसलिए उसकी वैल्यू है। तो निश्चित तौर पे दूसरा जो विकल्प है इसमें मोटर वाहन, वो वित्तीय लिखत नहीं है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जा सकता। तीसरा निश्चित तौर पे है करेंसी स्वैप, आपको मैंने पढ़ाया है। तो 1 और 3 इसमें सही है, तो चौथे का उत्तर डी हो गया। चौथे का उत्तर डी है। और अब है पांचवा। हाँ, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन वो है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू करते हैं, आप में से कुछ लोग एकदम बिगिनर होंगे, तो आपने अगर इकोनॉमिक्स शुरू करी है तो आप शायद सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है। बात सही है ना? आप में से सब लोग सहमत करोगे, अगर अग्री करते हो तो कमेंट करो कि बात सही है कि नहीं है, कि सब लोगों ने सबसे पहली चीज यही पढ़ी होगी, एक तो प्रोडक्शन के फैक्टर क्या है, उत्पादन के कारक क्या है, और दूसरा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्या है।
ये दो चीजें पढ़ी होंगी सबसे पहले। यूपीएससी ने इतना सिंपल सवाल पूछा है, आपको 4 चीजें बताई हैं। आप अच्छा, लोग बोलेंगे आप भी आसमान में देख रहे हो, मैं इधर ही देखता हूं। तो वो बड़ा स्क्रीन वहां अच्छा दिख रहा है। खैर, तो 4 इन्होंने चीजें बताई हैं और उसके आगे सेक्टर दिया है। बस ये है कि जो चीजें इन्होंने पूछी हैं उसमें जरा सा ट्विस्ट दिया है। अब जैसे कृषि हम सबको पता है प्राथमिक है, इन्होंने पूछा है कृषि उत्पाद का भंडारण। यानी कि याद रखिए, कृषि का उत्पादन नहीं, कृषि करना तो प्राथमिक है, हम सबको पता है कि हम प्रकृति से कोई चीज निकाल रहे हैं तो प्राथमिक हो गई, पर उसको उठा के स्टोर कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में डाल रहे हैं, ये क्या हो गया, ये तृतीयक हो गया। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक सेवा प्रदान कर रहे हैं। भाई कोल्ड स्टोरेज वाला कोई उत्पादन तो कर नहीं रहा, वो एक सेवा प्रदान कर रहा है। तो पहला कृषि उत्पादन का भंडारण जो है वो तृतीयक हो गया, टर्शरी हो गया। तो पहला कथन में आपको दिया गया है कि ये द्वितीयक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली 7th लग गया है, हाँ अब ठीक है। तो कृषि उत्पाद का भंडारण जो है वो तृतीयक है, यहां पे द्वितीयक दिया है, तो ये गलत है। डेयरी फार्मिंग, आप पशुओं से दुग्ध निकालते हैं, दूध निकालते हैं, उसको बेचते हैं, प्रकृति से चीज ले रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, प्राथमिक है, बिल्कुल नो ब्रेनर, एकदम सही बात है। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग है, जिस पर आज हमारी टीम में थोड़ी देर चर्चा भी हुई। तीसरा है खनिज की खोज। अब देखिए, खनिज को निकालना प्राथमिक काम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खनन जो है वो प्राथमिक काम है कि आपने जमीन में गड्ढा खोदा, आपने लौह अयस्क निकाला, आपने सोना निकाला, जो भी निकाला। लेकिन जब आप खनिज को खोज रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहां पे खनिज होने की संभावना है या नहीं है, तो ये एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम है। उसके लिए आप तमाम तरह के सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। ये सेवा क्षेत्र का काम हो गया, ये भी तृतीयक हो गया, तो ये सही है। तीसरा कथन आपका सही है। कपड़ा बुनाई, आपने कॉटन लिया, कपास लिया, उससे आपने कपड़ा बनाया, द्वितीयक है, कोई डाउट नहीं है। तो 2, 3, 4 3 इसमें सही है, और ये भी वो वाला है। इसमें से कितने युग्म सही हैं? यही 2 सवाल मेरे ख्याल से, पॉलिटी में और इकोनॉमिक्स में एक आध और है, एक आध और है, इकोनॉमिक्स में एक आध और है, लेकिन ज्यादा नहीं है, 2-3 ही। इकोनॉमिक्स में मेरे ख्याल से 2 ही हैं, वही कभी आने वाला है 2 सवाल। इसके जस्ट बाद 7वां नंबर सवाल, 7वां शायद वैसे ही, 7वां तो है ही, शायद आगे एक आध और है कि नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन 2-3 से ऊपर सवाल इस बार नहीं आए। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 2, मतलब पेयर नंबर 2, 3, 4 तीनों सही मिले हुए हैं, तो सी आपका आंसर हो गया, केवल 3 सही है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इस बार एलिमिनेशन मेथड से वापस आ गया है यूपीएससी अपने पुराने पैटर्न पे, तो हो सकता है कि आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया हो। और केवल 3 का मतलब यहाँ तीसरा नंबर नहीं है, ठीक है। केवल 3 मतलब 3 युग्म सही सुमेलित हैं, 3 अलग अलग पेयर सही सुमेलित हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला एक बार मैं दोहरा दूं, 5वां का आपने बताया सी, 5वें का सी, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन है, हाँ, भौतिक पूंजी के संदर्भ में। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये भी एकदम बेसिक। वही मैं कह रहा हूं कि इस बार यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा बेसिक पूछा है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए सवाल केक वॉक है। देखिए, किसी भी उद्योग धंधे में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी दुकान में आप 2 तरह की पूंजी लगाते हो, एक होती है कार्यशील, एक होती है स्थिर। हालांकि मैंने आपको पढ़ाया है, ये पूरी तरह से कार्यशील कुछ नहीं होता, पूरी तरह से स्थिर कुछ नहीं होता। तो परिभाषा बहुत सीधी सीधी ये है, स्थिर पूंजी ये होती, वो होती है जो रोजमर्रा के काम में खत्म नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूं, तो मैंने ये एक आईपैड खरीदा, तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये आईपैड खत्म नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि आईपैड मेरा आज चल रहा है, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी स्थिर पूंजी हो गई। तो इसमें कंप्यूटर एक्चुअली एक विकल्प है भी, दूसरा नंबर कंप्यूटर है, तो वो स्थिर पूंजी है, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए मेरा एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मैं सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूं और उसमें पेट्रोल लगता है। तो पेट्रोल जो है, अगर आज मैंने मान लो 1000 लीटर पेट्रोल खरीदा, तो वो अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, मुझे नया खरीदना पड़ेगा। तो ये कहलाती है आपकी कार्यशील पूंजी, जो आपका धीरे धीरे खत्म होता रहता है जल्दी जल्दी, और आपके उद्योग में कंज्यूम होकर आपको नया खरीदना पड़ता है। तो किसान का हल, अब आते हैं विकल्पों पे। किसान का हल जो है, किसान हल चला रहा है, वो खत्म थोड़ा ना हो रहा है। किसान कल भी उससे खेती करेगा, अगले 6 महीने बाद भी उससे खेती करेगा। हाँ, इसमें आपकी जो है डिप्रिसिएशन होगा, मूल्य ह्रास होगा, लेकिन वो खत्म होना नहीं कहलाता। तो किसान का हल जो है वो आपकी स्थिर पूंजी है। तो पहला आपका गलत हो गया, कार्यशील पूंजी से मैच किया हुआ है, वो गलत है। कंप्यूटर आपका स्थिर पूंजी है, बिल्कुल सही बात है, आपको अभी भी एग्जांपल में बताया ही। बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, तो भाई बुनकर एक मान लीजिए साड़ी बना रहा है, तो जो सूत लाया है वो सूत खत्म होगा ना, तभी तो साड़ी बनेगी। तो निश्चित तौर पे ये आपकी कार्यशील पूंजी है, तो ये भी गलत मैच किया हुआ है इन्होंने। पेट्रोल आपकी कार्यशील पूंजी है, ये सही है। तो दूसरा और चौथा आपका सही मैच है, पहला और तीसरा आपका गलत मैच है। तो बी यानी कि केवल 2 इसमें आपका सही उत्तर हो गया। चलिए, इसमें भी कितने सही सुमेलित हैं, ये भी आप अपना जो भी पेपर आप देकर आए हैं उसमें ध्यान दीजिए। दूसरी बात,
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया है? बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अभी करीब 500 से ऊपर लोग हैं। तो जितने लोगों ने पेपर दिया है प्लीज वो भी बताएं कि उनका पेपर कैसा रहा और इस डिस्कशन से वो मिला रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है वो है 7 नंबर सवाल, यानी छठा सवाल बीच में जो कि साइंस टेक का है। हाँ 7 नंबर हो गया, सॉरी 8 नंबर सवाल भी साइंस टेक का है। 8 भी हमारा 9th है। सेट बी में 1 से 10 तक जब हम जाते हैं तो छठा और 8वां ये 2 सवाल हैं जो कि साइंस टेक से रिलेटेड हैं, और बाकी 1 से 10 तक पूरा 8 सवाल इसमें हैं जो इकोनॉमी से हैं। ठीक है, तो अब हम नवा सवाल करेंगे, नवे सवाल पर आ जाते हैं। चलिए नवा सवाल भी जो है ये भी वही सवाल है जिसमें कम से कम पहला विकल्प जो है वो आप कॉमन सेंस से कर सकते थे। मैं आपको बताता हूं कैसे, कि मान लीजिए भारत में कोई बैंक खुलता है तो आरबीआई एक शर्त रखता है कि आपके पास कम से कम इतनी पूंजी, इतना पेड अप कैपिटल तो होना ही चाहिए, तभी आप बैंक खोल सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आज मैं उठ के चला जाऊं और बोल दूं कि भाई मुझे एक अतुल जैन बैंक खोलना है और आरबीआई मुझे खोलने देगा। मतलब मैं करना चाहता हूं ऐसा, लेकिन आरबीआई करने नहीं देगा। वो बोलेगा कि आपके पास 25 करोड़ का पेड अप कैपिटल होना चाहिए, ये सब कुछ शर्तें रखेगा। तो आपको अगर आरबीआई भारतीय बैंकों पर इतने प्रतिबंध लगाता है तो विदेशियों पे तो ज्यादा लगाएगा ना भाई, विदेशियों पे कम थोड़ा ना लगाएगा। अगर विदेशी बैंक जो हैं वो अगर ये करने वाले हैं, वो अगर विदेशी बैंक अपनी सब्सिडियरी खोलने वाले हैं भारत में, तो उस पर तो आरबीआई ज्यादा प्रतिबंध लगाने वाला है। तो यहां पर पूछा गया है, पहला स्टेटमेंट है भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले विदेशी बैंकों के संदर्भ में, पहले शुरुआत में पूछा गया है, क्वेश्चन की शुरुआत में विदेशी बैंकों के बारे में पूरा सवाल है। पूर्ण स्वामित्व वाले बैंकिंग सब्सिडियरी के लिए कोई न्यूनतम पूंजी नहीं चाहिए, संभव ही नहीं है। जब आप अपने स्वदेशी बैंकों से पूंजी मांगते हो तो विदेशियों से तो ज्यादा मांगोगे ना। तो 5 बिलियन इसमें आपके पास होना चाहिए, 500 करोड़ की पूंजी की अनिवार्यता होती है विदेशी बैंकों के लिए। तो पहला कथन तो आप कॉमन सेंस से गलत कर सकते थे, आपको शायद ये नहीं पता होगा कितनी आवश्यकता है, लेकिन पूंजी नहीं चाहिए ये तो हो ही नहीं सकता, तो पहला गलत है। दूसरा आपको पता होना चाहिए, पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए यानी कि सब्सिडरी बैंक्स के लिए बोर्ड के सदस्यों में कम से कम 50% इंडियन होने चाहिए। यह बात सही है। आरबीआई यह कहता है कि डायरेक्टर जो है आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसमें भारतीयों का बहुमत होना चाहिए, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था की स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो आरबीआई ने नियम बनाया है कि कम से कम आधा नियंत्रण जो है वो भारतीयों के पास होना चाहिए, तो 50% से लोग भारतीय होने चाहिए कम से कम। तो दूसरा कथन आपका केवल सही है, पहला गलत है, तो इसका उत्तर हो गया बी यानी कि केवल 2। तो 9वां नंबर सवाल का जवाब आपको मिल गया, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, और इसको भी आप मार्क कर लीजिए। देखिए अंत में आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरा पीछे छूट गया है, अंत में मैं एक बार पूरा कंक्लूड करूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। एक तो बाद में आप इसी वीडियो को देख सकते हैं, और लास्ट में जाते जाते मैं इस पूरे आंसर शीट को 1 से लेकर 100 तक कंक्लूड करके जाऊंगा, इसलिए चिंता मत कीजिए, रत्ती भर भी चिंता मत कीजिए। तो 10th क्वेश्चन जो है वो बात करता है आपका कंपनियों के सामाजिक उत्तरदायित्व की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो इसमें हम पहला स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहला दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंपनियों से जबरदस्ती कराई जाती है। कोई भी कंपनी अपनी इच्छा से तो करना नहीं चाहती कि भाई अपने लाभ का एक हिस्सा जो है खर्च करे। तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सीएसआर के नियम सीएसआर कार्यकलापों पे होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं, यानी कि कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं रखते हैं कि आप कितना भी कम खर्चा कर लो। यार अगर कोई मतलब न्यूनतम कट ऑफ नहीं रखेंगे तो कंपनियां जीरो ही खर्च करेंगी ना भाई सीएसआर पे, तो आपको एक मिनिमम कट ऑफ तो रखना ही पड़ेगा। तो दूसरा सवाल, दूसरे स्टेटमेंट का तो लॉजिक ही गलत है, एकदम लॉजिकली ही बिल्कुल गलत है। आप अधिकतम की सीमा फिर भी कर सकते हो, लेकिन न्यूनतम, अधिकतम की कोई सीमा है भी नहीं, आप चाहो तो अपना सारा लाभ खर्च कर सकते हो, लेकिन न्यूनतम की सीमा तो बनानी ही पड़ेगी ना, वरना कोई कंपनी कुछ भी खर्च नहीं करेगी। तो लाभ का 2% जो है ये एक सीमा बनाई गई है भारत में। तो आपका दूसरा कथन तो सीधे सीधे गलत है, इसमें तो एकदम लॉजिक से आप कह सकते हो। पहला कथन जो है ये भारत में सीएसआर के जो नियम हैं ये भी आप कॉमन सेंस से उत्तर दे सकते हो। सीएसआर नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी या इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कंपनी ने क्या कर दिया कि भैया हम सीएसआर के नाम पे क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज को सबको हेड मसाज करा रहे हैं। आइडिया अच्छा है वैसे, करानी चाहिए कंपनी को, लेकिन ये कंपनी बोलेगी हमारे एम्प्लॉय बड़े तनाव में रहते हैं तो हम एक मसाज वाले को बुला रहे हैं, सारी कंपनी के लोगों को हेड मसाज दिलवा रहे हैं, बढ़िया। और कंपनी बोलेगी इसमें हमारे 10 लाख रुपए लग गए, भाई बहुत बड़ी कंपनी है तो हमारा ये सीएसआर हो गया। तो ये सीएसआर नहीं है, क्योंकि इससे आपके कंपनी के लोगों को लाभ मिला। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इस बात को समझिए।
तो अगर किसी भी क्रियाकलाप से आपकी कंपनी को या उसके कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है तो भैया वो फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो गई? आपको उन लोगों को लाभ पहुंचाना पड़ेगा जो आपकी कंपनी से जुड़े हुए नहीं हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि अगर आपने ऐसी कोई गतिविधि कर दी हेड मसाज जैसी, तो वो सीएसआर में नहीं गिना जाएगा, वो आपका इंटरनल खर्चा माना जाएगा बस। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। 10वें का ए आपका सही हो गया। चलिए 10 का ए हो गया, 10 का ए मार्क कर लीजिए। और अगला है अब 20 नंबर। 20 तो सीधे 20वें सवाल पर चले जाइए। हाँ, 20वां सवाल टफ है। 20वां सवाल में मतलब मुझे लगता है कि आप में छोटा न लगे। हाँ, ये छोटा सा सवाल दिख रहा है। छोटा सा सवाल है, हालांकि इसको भी अगर आप, मैं वही बोलता हूं, लेकिन मैं एक ही बात इतनी बार बोलूंगा तो आपको लगेगा ऐसे ट्रिवियलाइज कर रहा हूं, लेकिन ये भी कॉमन सेंस से आप कर सकते थे, लेकिन ये सुना नहीं होगा आपने क्योंकि कम यूज टर्म है और केवल भारत में यूज होता है आमतौर पर। ये इसको हम कहते हैं समपार्श्वीकृत। तो हिंदी भाषा में कई शब्द बड़े इतने मुश्किल लगते हैं, सीबीएलओ बोलते हैं इसको वैसे। तो खैर इसमें क्या है कि समपार्श्वीकृत जो है आपका, कहाँ गया, हाँ, समपार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधित दायित्व, अंग्रेजी में आसान है ये, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, सीबीएलओ इसको आमतौर पे बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि ये इनमें से किससे संबंधित है? तो भाई देखो, सीबीएलओ होता क्या है कि ऐसे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, जैसे बैंक को तो अगर आपस में पैसा चाहिए होता है तो वो कॉल मनी मार्केट से ले लेते हैं कि भाई मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूं, आप आईसीआईसीआई बैंक हैं, मेरे को आज के दिन के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं आपसे एक दिन के लिए ले लेता हूं, जो हम कॉल मनी मार्केट जिसको बैंकों में कहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिनको कॉल मनी मार्केट का एक्सेस नहीं होता, तो उनको भी पैसा चाहिए होता है। तब वो क्या करते हैं, तब वो ये एक विशेष प्रकार का बॉन्ड इश्यू करते हैं, समपार्श्विकीकृत उधार लेन देन संबंधित है, यानी कि सीबीएलओ, और ये आमतौर पे भारत में ज्यादा देखा जाता है। तो ये बेसिकली एक प्रकार का बॉन्ड है, और ये बॉन्ड बिल्कुल रेपो और रिवर्स रेपो की तरह ही काम करता है, लेकिन ये एक प्रकार का बॉन्ड है। तो जैसे रेपो रिवर्स रेपो आपके मौद्रिक बाजार के हैं, वैसे ही मुद्रा बाजार के हैं, वैसे ये भी आपका मुद्रा बाजार का है, आपका मनी मार्केट का है, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि बहुत ही लघु काल के लिए आपका लोन होता है। तो उत्तर इसका सी है, लेकिन ये सवाल मुश्किल था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक सवाल पहला इकोनॉमिक्स का है जो मैं मानता हूं कि काफी लोगों से नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो 20वां नंबर सवाल हो गया। अगला सवाल है 58 नंबर। हाँ, 58वां सवाल पे हम जाते हैं। ये सीधे सीधे एक सरकारी योजना पे ही आधारित है। 58वां सवाल जो है डिजिटल, ये अगर आप लैंड रिफॉर्म्स, जो एक पूरा चैप्टर है आपके यहाँ मेंस में, आमतौर पे मुख्य परीक्षा में लैंड रिफॉर्म ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार इस पर बहुत कुछ कर रही है तो ये थोड़ा बॉर्डर लाइन करंट अफेयर्स टाइप का सवाल है अगर आप देखें इसको तो 58वां प्रश्न जो है वो क्या है? डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, इसके संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आमतौर पे ये बात याद रखिए कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल से जुड़े जो मिशन होते हैं, मनीष इस बात से सहमत होंगे और आगे वो पढ़ाएंगे भी इन चीज़ों को अगर कोई सवाल आए होंगे। तो डिजिटल वाले जितने भी आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे आमतौर पे, मैं हमेशा नहीं कहूँगा, आमतौर पे वो सेंट्रली फंडेड होंगे। तो एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको मैं, डिजिटलाइजेशन जो होता है आमतौर पे सेंट्रल प्रोजेक्ट है, तो वो केंद्र सरकार उस पर ज़्यादा फोकस करती है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति यानी कि कैडेस्ट्रल मानचित्र जो है उनका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उनको डिजिटल बनाया जा रहा है। तो आपके कैडेस्ट्रल मानचित्र क्या होते हैं भाई? आपके पास जमीन है, उस पर आप टैक्स तो दे ही रहे हो, तो जो नक्शे बने होते हैं, जमीन के नक्शे हैं लेकिन वो डिजिटल नहीं है, वो कहीं तो अभिलेखागार में पड़े हुए हैं, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तरों में हैं, और वो आसानी से मिलते नहीं हैं, खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उन सबको डिजिटल बनाया जा रहा है। सुनने में भी ठीक लग रहा है, ठीक है भी। तीसरा जो है कि भारत में, याद रखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं ना, 8वीं है ना, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन उसके अलावा भी भारत में बहुत ज़्यादा भाषाएं हैं। मेरे ख्याल से 400-450 तो भाषाएं भारत में हैं ही। और अगर आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो ये जो अभिलेखा, माफ कीजिएगा, लैंड रिकॉर्ड जो हैं, ये अलग अलग भाषाओं में ये रखे गए हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है कि थोड़ा सा तो हम इनका मानकीकरण कर दें। हम ये नहीं कर रहे कि सबको हिंदी या सबको अंग्रेजी में ही तब्दील कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं कि कम से कम उन 22 भाषाओं में कर दें। जैसे मान लीजिए अगर आप बिहार में हैं तो बिहार में, या उत्तर प्रदेश में है तो जो भी 4-5 स्थानीय भाषाएं हैं उन सबको उनके निकटस्थ जो भी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा है उसमें परिवर्तित किया जा रहा है, ताकि थोड़ा सा एक स्टैंडर्डाइजेशन इसमें आ जाए। तो तीनों कथन इसमें आपके बिल्कुल सही हैं, 1 2 3, तो उत्तर हो गया आपका इसमें डी। चलिए, तो अब 58 के बाद सीधे हम जाएंगे 81 नंबर सवाल पर। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, टोटल 14 क्वेश्चन इस पर पूछे गए थे, और
इकोनॉमिक्स से एक आध क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से हमने एडजस्ट किया है। हाँ। तो कहीं कहीं आपको लगेगा कि 12 क्वेश्चन पूछा गया, कहीं कहीं दिखेगा 15 कहीं क्वेश्चन 15 भी हो सकता है, ठीक वो है, ठीक तो है। वो चिंता की बात नहीं। लेकिन वो 12 से 15 ही आप मान के चलिए, उस रेंज में कुछ भी हो सकता है। 81 क्वेश्चन जो है ये एकदम बेसिक है। मैं जो पहले वो वाले सवाल थे ना आपके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक वाले, उस तरह का एकदम बेसिक है। लैंग्वेज से आपको लगेगा कि भाई पता नहीं कौन सा अमेरिका की राजनीति पे बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है, ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे, इसमें कोई मतलब ही नहीं है अमेरिका का, वो केवल कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। सुनिए कथन सुनिए, और इसमें आप संयुक्त राज्य अमेरिका हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक तरह से अगर आप अमेरिका इससे हटा भी दो, ट्रेजरी बॉन्ड क्या है, जिनको हम भारत में G-SEC कहते हैं, सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। तो भैया आपने अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है और अगर संयुक्त राज्य अमेरिका पूरा देश डिफॉल्ट कर जाता है, जैसे जिम्बाब्वे ने किया था एक टाइम पे, आपके वेनेजुएला ने किया था, अगर ऐसा होता है तब यार अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है भी तो आप उसका कर क्या लोगे? सरकार ने वादा किया था वो आपको इतना पैसा वापस करेगी, सरकार तो अपने वादे से मुकर ही गई ना भाई। आपके हाथ में जो करेंसी नोट होता है ये भी एक तरह से सरकार का बॉन्ड ही तो होता है। लिखा होता है ना, मैं धारक को इतने पैसे अदा करने का वचन करता हूं, वो भी एक तरह का सिक्योरिटी ही है। थोड़ा सा लूजली यूज कर रहा हूं उस शब्द को। तो अगर सरकार मुकर गई तो उसकी कोई, आपके नोट की भी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, ऐसे ही आपकी प्रतिभूति की भी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो आपका कथन एक तो सत्य हो गया। कथन दो क्या है? यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त यानी कि हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास पर आधारित है, कि सरकार के विश्वास से समर्थित है। किसी भी सरकार का जो ऋण होता है नागरिकों के साथ, तो अब आपने जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपए का नोट भारत सरकार से लिया, उस पर लिखा है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो भाई आपने बेसिकली सरकार को ऋण दिया है, तो आपने उसके पीछे कोई सरकार से सिक्योरिटी मांगी है क्या? कुछ भी नहीं मांगी। आप विश्वास करते हो भारत सरकार है, ये आपको आपका पैसा वापस कर ही देगी। हर देश का जो ये पैसा होता है वो इसी आधार पर दिया जाता है। तो दोनों कथन सत्य हैं। और एक सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि व्याख्या भी करता है कि नहीं, व्याख्या करने का मेरा सीधा फॉर्मूला है, बीच में बिकॉज यानी कि चूंकि लगा दो या क्योंकि लगा दो तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ के सुना देता हूं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो ट्रेजरी बॉन्ड के भुगतान प्राप्त करने के लिए आप अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूएसए सरकार का ऋण कोई परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। एकदम परफेक्ट सेंस बनता है, यानी कि दोनों कथन सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है। तो यह आपका हो गया विकल्प नंबर ए आपका हो गया। चलिए 81 का ए मार्क कर लीजिए। और अगला सवाल है 82, ठीक है। 82 जो है ये आमतौर पे जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फंडिंग होती है भारत में या कहीं पर भी, उन पे आधारित है। तो ये आपका क्या कहलाता, ये आपका क्या है? ये आपका है सिंडिकेटेड लेंडिंग पर, यानी कि बहु उधार पर। बहु उधार क्या होता है कि मान लीजिए एक आपका कहीं हाईवे बन रहा है, हाईवे के लिए आपको 1 लाख करोड़ रुपए के ऋण की आवश्यकता है। ठीक है भाई, 1 लाख करोड़ का ऋण चाहिए। अब कोई एक बैंक वो ऋण देना नहीं चाहता, क्योंकि यार एक बैंक अगर ये ऋण देगा तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा खतरा है। तो अक्सर कई बैंक मिलके एक अपना कंसोर्टियम बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, और वो समूह आपको ऋण देता है। तो ये आपका कहलाता है सिंडिकेटेड लेंडिंग, यानी कि सामूहिक उधार। ठीक है, तो सवाल क्या है? पहला कथन है सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता की चूक का जोखिम बढ़ाता है। सही बात है कि आप जो है बहुत सारे उधारकर्ता हैं, उन सबके बीच में जोखिम बटेगा, किसी एक आदमी पे सारा जोखिम नहीं आएगा। ये बात जो है आपकी सही है। ये आपका पहला जो है ये हालांकि इसमें भी मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने हिंदी में बहुत खराब तरीके से इसका अनुवाद किया है। यहां पे कथन एक में आपको लग रहा है जोखिम बढ़ाता है, तो आपको लगेगा बढ़ा रहा है तो गलत है। लेकिन अगर आप इसका इंग्लिश में देखें तो लिखा है सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स, यानी कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये थोड़ा अनुवाद का प्रॉब्लम है, खासतौर पे इकोनॉमिक्स में ऐसे 2-3 सवाल हमको दिख गए हैं जहां पे हिंदी का अनुवाद उतना अच्छा है नहीं। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स में कम से कम आप एक बार अंग्रेजी भी देख लें हर सवाल की। इतनी अंग्रेजी मेरे ख्याल से आपको हर साल देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में आप देखें, नहीं है, थोड़ा इकोनॉमिक्स में टेक्निकल भी होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तो वो बढ़ाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा कथन क्या है? सामूहिक ऋण एक नियत राशि यानी कि एक मुश्त निधि हो सकती है, लेकिन क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। यार ये तो गलत है। देखो कोई भी बड़ा ऋण है, जैसे आप, ये तो आप कॉमन सेंस से भी कह सकते हो, अगर आज हाईवे बन रहा है कोई,
उन्होंने कुल मिला के 1 लाख करोड़ की मांग करी है। सारा का सारा 1 लाख करोड़ उन्हें आज तो नहीं चाहिए, आज तो उन्हें 5,000 करोड़ चाहिए। हो सकता है अगले 15,000 करोड़ रुपए 3 महीने बाद चाहिए हो सकता है अगले 25,000 करोड़ रुपए 1 साल बाद चाहिए हो। तो यही तो क्रेडिट लाइन होती है कि जब आपने इतना अप्रूव कर दिया, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है कि आपको 3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिल गया, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको 3 लाख रुपए का लोन मिल गया, आपको उतने तक का लोन अनुमोदित है, आपको जब जब जैसा जैसा चाहिए आप लेते रहो। वही सेम चीज यहां पर है। तो आपकी सिंडिकेटेड लेंडिंग में क्रेडिट लाइन भी होती है, इनफैक्ट क्रेडिट लाइन ही ज्यादा यूज होती है, एक मुश्त ऋण तो बहुत कम होता है। तो दूसरा कथन ही इसमें गलत है, तो व्याख्या का तो सवाल छोड़ ही देते हैं। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। सी आपका इसमें सही उत्तर हो गया 82। चलिए तो जल्दी से अब अगले सवाल की तरफ चलें। 82 हो गया, 83। अब 2 ही सवाल बचे हुए हैं, 83 और 89। सेट बी में हैं हम लोग, 83वां सवाल देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स के लास्ट 2 सवाल हैं। जल्दी से ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग अभी जुड़े हैं वो परेशान ना हो, लास्ट में हम लोग इसको कंक्लूड भी करेंगे और पीछे के जो छूट गए हैं हिस्से वो भी आपको आगे मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो फिर से लाइव स्ट्रीमिंग, अभी हम लाइव चल रहे हैं, लाइव के बाद आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 83 पे आते हैं, डिजिटल रुपए पे आते हैं। तो भाई पिछले साल भी प्रीलिम्स के लिए बहुत पढ़ाया था मैंने सीबीडीसी, आपको याद होगा, आप में से जो लोग पिछले साल के विद्यार्थी हैं आपको याद होगा मैंने सीबीडीसी बहुत पढ़ाया था यार आपको। इस साल भी हर P2I बैच में पढ़ाया है सीबीडीसी। तो आपका जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, जो डिजिटल रुपया आ रहा है, ये क्या है? आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई सोवरेन मुद्रा है, राष्ट्रिक मुद्रा है। तो देखो, जो आपके हाथ में नोट होता है और जो आपकी डिजिटल करेंसी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये आपको बार बार बताया है। उसी का डिजिटल प्रारूप है ये, कोई आपका पेटीएम कैश या किसी वॉलेट में पड़ा हुआ कैश नहीं है, ये आपकी वही मुद्रा है जो बस आपके एक ई फॉर्म में आपके पास है। तो ये भी उतनी ही सोवरेन मुद्रा है जितना आपके जेब में रखा हुआ नोट है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। आरबीआई के बैलेंस शीट पर तुलन पत्र पे ये देयता के रूप में दिखाई देता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आरबीआई आपको मुद्रा दे रहा है। तो जैसे आपका करेंसी नोट आरबीआई के बैलेंस शीट पर देयता होता है, वैसे ये भी आरबीआई के बैलेंस शीट पर देयता होता है। तीसरा, यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। ये बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपकी सामान्य मुद्रा काम करती है, वैसे ही आपकी डिजिटल करेंसी भी काम करती है। तो इसका मतलब यह है, जैसे आपकी जेब में 500 रुपए का नोट है, अगर महंगाई बढ़ गई तो 500 रुपए की क्रय शक्ति कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आज आप 500 रुपए में हो सकता है 5 किलो कोई सेब खरीद सकते हो, अगर सेब महंगे हो गए तो आप हो सकता है 3 किलो ही खरीद पाओ। यही सेम आचरण आपका डिजिटल करेंसी भी करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सीबीडीसी में 500 रुपए है तो उसमें आप 5 ही किलो सेब खरीद पाओगे, ऐसा नहीं है। तो जैसा आपकी सामान्य मुद्रा है वैसे ही आपकी डिजिटल मुद्रा काम करेगी। तीसरा कथन इसमें गलत है, कोई इसमें आपको सुरक्षा नहीं मिलती मुद्रास्फीति से। चौथा, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। बिल्कुल, आप इसको कभी भी अपने फिजिकल करेंसी में परिवर्तन कर सकते हो। तीसरा कथन आपका गलत है, 1, 2, 4 सही है, तो आपका उत्तर हो गया डी इसमें सही है। ठीक है, 1, 2 और 4। हाँ, 83 का डी, 1, 2 और 4। अब आते हैं आखिरी पर, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है 89 नंबर। हाँ, 89 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, वो एक, इसमें भी देखिए 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन यह है, भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। तो भाई भारत सदस्य है, भारत जो है अनाज का बहुत बड़ा एक निर्यातक है। आपने देखा होगा न्यूज में इसलिए रहा था ये, क्योंकि भारत ने पहले बासमती के अलावा बाकी चावलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, तो थोड़ा सा भारत का निर्यात जो है वो चर्चाओं में रहा था। तो एक इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल है जो कि एक अंतर सरकारी संस्था है, 1949 में बनी थी। पहले गेहूं समिति के नाम से बनी थी, केवल गेहूं के लिए। बाद में 1995 में इसका नाम बदला गया और धीरे धीरे इसमें और अनाज भी जोड़े गए। तो ये क्या करती है, ये तय करने की कोशिश करती है कि किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं आ पाए। तो भाई जो देश निर्यातक हैं, जो देश आयातक हैं, उनके बीच में एक पुल जैसा काम करती है, उनके बीच में एक सही इक्वेशन बनी रहे, एक सही साम्यता बनी रहे, इसकी वो कोशिश करती है। भारत इसका सदस्य है। कुछ देश जो निर्यातक सदस्यों में आते हैं, भारत उसका हिस्सा है। दूसरा स्टेटमेंट आप देख सकते हैं और आप उस देख के ही कह सकते हैं कि ये तो गलत है ही है। सुनिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। यार मतलब अगर किसी देश के पास चावल नहीं है और वो अगर ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य नहीं है, तो आप उसको चावल दोगे या ये कहोगे कि जाओ पहले सदस्यता लेकर आओ?
तो मतलब ये तो मतलब इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो कभी भी किसी भी देश की ये बात याद रखिए कि जहां पर खाद्य सुरक्षा की चीजें आती हैं वहां पर आमतौर पे हम किसी भी प्रकार की पूर्व शर्त रखते नहीं हैं। खाद्य सुरक्षा बहुत ही मानव अधिकार से जुड़ा मुद्दा है, इस पर हम किसी प्रकार की पूर्व शर्त नहीं रखते। हाँ, अगर आप सदस्य हैं तो आपके लिए प्रक्रिया सरल हो सकती है निर्यात या आयात करने की, आपके लिए दाम बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आप पर प्रतिबंध नहीं लग सकता क्योंकि आप किसी समिति के सदस्य नहीं हैं। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, केवल एक इसमें सही उत्तर है। चलिए, तो अंतिम सवाल था 89 नंबर इकोनॉमिक्स का और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा 1 से लेकर 100 तक, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। जिनका भी छूट रहा है और जो परेशान है वो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और टेलीग्राम और इंस्टा पर जो लोग मैसेज कर रहे हैं वो भी चिंता मत कीजिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।